Breathing is a way of gaseous exchange, and it is very important topic for class 10 in the chapter life processes, and in class 11 that is breathing and gaseous exchange. In human body, breathing generally you will understand by the two word, that is inhalation and exhalation. Inhalation and exhalation. Actually, sometimes the biological word may be new for you, but inhalation can be understood as अंतःश्वसन. That means जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो यह प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाती है, इनहेलेशन कहलाती है, और जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यह बाह्य श्वसन या एक्सहेलेशन कहलाता है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दोनों प्रोसेस जो हैं वह एक्चुअली हम लोग हमारे रिब केज में जो इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम है उन दोनों से यह कंट्रोल्ड होता है. याद रखा जाए, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम. ये दोनों क्या है भाई? तो इंटरकॉस्टल मसल इज द मसल विच कनेक्ट द रिब केज एंड द लंग्स. सो यू कैन नोट इट डाउन दैट मसल्स कनेक्टिंग द रिब केज and the lungs. And what is diaphragm? Diaphragm is a roof-like separation of muscles separating the abdominal cavity and chest cavity. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए, ये हम लोगों का रिब केज है. मान लीजिए ये रिब केज है, आपको जानकारी में होना चाहिए. यहाँ 13th बोन्स होते हैं, ये रिब केज है. ये जो बीच का बोन है दैट इज़ कॉल्ड स्टेरनम. यहाँ पर एक डायफ्राम है. याद रखें, ये डायफ्राम यहाँ है जो एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से डिफ्रेंशिएट करता है, सेपरेट करता है. ये जो रिब केज है, ये रिब केज एक्चुअली इसके अंदर ये पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है. आगे ये इस तरह से आपको चेस्ट के सामने जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपको इस तरह ढंग से यह दिखेगा, है ना. यहाँ पे कुछ फ्री भी होते हैं, फ्री बोन्स भी इस तरह से आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पर जो है इस कैविटी, ये एक्चुअली केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में आपको लंग्स मिलेगा. तो भाई लंग्स जो है वह रिब केज की हड्डियों से कैसे जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको इंटरकॉस्टल मसल को समझना पड़ेगा. अगर इसी डायग्राम को हम लेटरल वे में बना दें, जैसे हम इस तरह से खड़े हैं, आप यहाँ से इसको ऐसे कटिंग करके सोचिए तो यहाँ आगे में जो हड्डियाँ दिखेंगी वो रिब केज की दिखेंगी, पीछे आपको वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा और बीच में आपको लंग्स दिखेगा. अगर ये लंग्स हम लोग मान लेते हैं तो ये जो कट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली बोन्स का कटिंग है, जो हमने आपको कहा कि यहाँ से कट करने पर ये बोन्स आपको दिखेगा. ये वर्टिब्रल कॉलम आपको बैक में दिखेगा, ये वर्टिब्रल कॉलम है. यहाँ पर आपको डायफ्राम दिखेगा. तो ये इंटरकॉस्टल मसल कहाँ है? ये इंटरकॉस्टल मसल वो मसल्स है जो एक्चुअल में लंग्स को रिब केज के साथ और इधर वर्टिब्रल कॉलम के साथ ज्वाइन करता है. तो मेन जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम का जो फंक्शन है
कौन करता है इनहेलेशन में, सपोर्ट कौन करता है, तो वो आपका ये इंटरकॉस्टल मसल हो गया और दूसरा डायफ्राम। दोनों में क्या मूवमेंट होता है, ये एक्चुअली दोनों इनवॉल्यूंटरी एक्शंस करते हैं। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसका हमारे विल पे, हमारी अपनी इच्छा शक्ति पे कोई कंट्रोल नहीं होता। हम चाह करके भी इसको रोक नहीं सकते, हम चाह करके इसको फास्टर नहीं कर सकते। ये हमारे ब्रेन से ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, इसलिए इसको हम लोग इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन, आप ये याद रखें, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा इन दोनों में साइमल्टेनियसली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हम फर्स्ट केस आपको एक्सप्लेन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का। फर्स्ट केस क्या है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अभी हमने काफ़ी ये बड़ा बिगर लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं, ये एक्चुअली दिखा रहा है कि ये फैला हुआ है। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमने इस डायग्राम को अब हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ये अभी भी आपको रिब केज के ये हड्डियां दिख रही हैं, ये यहाँ बीच में हमने क्या किया, ये इस तरीके से इस इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम, ये दोनों का जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये पहले तो ये इसका यूजुअल शेप था, अब ये क्या हो जाए स्ट्रेट, तो यह भी कहीं ना कहीं लंग्स को इस प्रकार से खींच लेगा। तो अब आप देखिए हुआ क्या कि इससे पहले वाले डायग्राम में लंग्स से छोटा था, लेकिन जो ही ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो लंग्स का जो है वो साइज बड़ा हो गया। दैट मीन्स आप इसको ये समझ सकते हैं कि इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ लंग, ये क्या हो गया, ये इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज कर गया। दूसरा काम अब क्या होता है, जो वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का, तो यहाँ का प्रेशर जो है वो घट जाता है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर घट जाएगा। कोई भी चीज़ जब हम बड़ा करते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर घट जाता है। अब प्रेशर जब कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, प्रेशर, हम इसको वर्ड में लिख देते हैं, प्रेशर डिक्रीजेस कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपेक्षा अंदर का जो प्रेशर है वो घट जाएगा। बच्चों आपको मालूम है कि जब कोई भी प्रेशर में जब डिफरेंस होता है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ इंग्रेडिएंट्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाएगा और वॉल्यूम का जो प्रेशर है, लंग का जो प्रेशर है वह कम हो जा रहा है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर ऑटोमेटिकली हमारे नोज से, जो नेसल पैसेज हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, नोज आएगा, नोज से नेसल कैविटी आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर विंड पाइप होता है। विंड पाइप को आप ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलेट्स, अल्टीमेटली एल्वेओलस है। लेकिन ये जो ट्रैकिया के बाद का पार्ट है, जो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलेट्स जो हम कह रहे हैं, वो सब लंग्स के अंदर का है। तो इसके अंदर वो सभी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, हवा ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर ले ली जाएगी। मतलब अल्टीमेटली इनहेलेशन हो गया, सांस अंदर आ गई। फिर से एक बार इसको समझेंगे, इसके बाद हम लोग इसका रिवर्स समझेंगे, कैसे सांस बाहर जाता है। ध्यान से समझिए, मैंने ये कहा इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम, ये दोनों कंबाइंड रूप से काम करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म में। भाई इंटरकॉस्टल मसल क्या है, हमने आपको बताया कि मसल्स कनेक्टिंग द रिब केज एंड लंग। ये रिब केज की हड्डियां हमने बनाया और ये लंग्स हमने बनाया। तो लंग्स और रिब केज की हड्डियों को जोड़ने वाले मसल को इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। डायफ्राम जो है वह क्या है, ये एक मस्क्यूलर सेपरेशन है जो कि रिब, ये चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को ये बांटता है। अगर हम लोग किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग का अगर यहाँ से चेस्ट होगा तो यहाँ से ये एब्डोमेन शुरू हो जाएगा, है ना। तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाले मसल्स का नाम है डायफ्राम। अब हमने कहा कि ये कैसे होता है भाई, इनहेलेशन कैसे होता है, तो इनवॉल्यूंटरली ये दोनों स्वतः ही
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, तो लंग्स जो है वो अंदर ही अंदर उसको चारों तरफ से खींच लिया जाता है। डायफ्राम उसको नीचे की तरफ खींचेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसको लेटरली यह खींच लेगा। तो अंदर से जब ये किनारे किनारे से खींचा जाता है तो लंग ऑटोमेटिकली, लंग का साइज बड़ा हो जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से उसका प्रेशर घटता है और प्रेशर घटने की वजह से ऑटोमेटिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर से हवाएं जो हैं, जो एयर्स हैं, वो अंदर चले जाते हैं लंग्स के अंदर। ये हमारा हुआ inhalation. Once again, if you wanted to understand in English, I can please give me time to explain. Actually, we are going to explain the breathing mechanism that includes inhalation and exhalation. Inhalation, that means breathing in of air, and exhalation, that means releasing out of air. You must remember that we are not only taking the oxygen. Instead, we are taking the air having the same composition as you studied, like 78% nitrogen, 21% oxygen. So we are inhaling air. Only inside our lung, the alveolar sac or alveoli is the place where carbon dioxide and oxygen is changed. Remaining all other parts, component of the gases will remain same. So in inhalation, we are going to study here that what is the actual process of inhalation and exhalation. I am very clearly saying that only two muscles are responsible for inhalation as well as exhalation. The first muscle is intercostal muscle, second muscle is diaphragm. Intercostal muscle is the muscle connecting the rib cage, and diaphragm is the muscle which separates the abdominal cavity and the chest cavity. So when both of these muscles, intercostal and diaphragms, are contracting together, it actually increases the volume of the lung. Due to increase in the volume of lung, the pressure inside the lung got decreases, and due to decrease in the pressure, the atmospheric pressure will remain higher, but the lung pressure will remain reduced. So the air will start to blow from outside to inside. That means clearly inhalation. Now अब एक्सहेलेशन को समझते हैं, फिर इंग्लिश में हम लोग उसको थोड़ा सीख लेंगे। एक्सहेलेशन दैट मीन्स हवा का बाहर छोड़ना, मतलब सांस को बाहर छोड़ना, हिंदी में बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वर्ड को अगर चेंज कर दिया जाए तो ये यहीं पर हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये क्या, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हुआ क्या क्या चेंज करना है। पहला एक प्लेस इस पर ध्यान देना है, ये कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे। ये वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज जो हमने लिखा है वो चेंज करेंगे, ये डिक्रीज जो है वो चेंज कर देंगे। बाकी सभी चीज़ों को आप सेम रहने दे तो हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये तीन वर्ड्स को हम चेंज करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने कॉन्ट्रैक्शन हटा दिया, इसकी जगह पर हमने लिख दिया रिलैक्सेशन। ये हमने अप साइड एरो को डाउन साइड एरो कर दिया। ये डिक्रीज को हटा करके हमने इंक्रीज कर दिया। और ये इनहेलेशन अब हट करके क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। दैट मीन्स एकदम रिवर्स प्रोसेस है इसमें दोनों का। इसमें क्या हुआ, सेकंड टाइम में जब ये एक्सहेलेशन की हम लोग बात करते हैं तो उस समय ये रिवर्स हो जाता है। होता क्या है, देखिए, ये अभी जो थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा सा मसल्स को बनाया था, अब क्या ये मसल्स को हमने थोड़ा और रिलैक्स्ड पोजीशन में ले आया, मतलब यहाँ पे मसल्स जो है खिंच गया है। ठीक है, मसल्स खिंच गया। ये जो डायफ्राम है ये इस तरीके से हो गया। तो अब क्या है, अगर चारों तरफ से इधर से इंटरकॉस्टल मसल भी रिलैक्स्ड होगा और डायफ्राम भी अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाएगा, उसको भी रिलैक्सेशन करें। रिलैक्सेशन ऑफ बोथ इंटरकॉस्टल मसल एंड द डायफ्राम, ऐसा होने से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग घटने लग जाता है। जो लंग्स पहले बड़े साइज में था वो लंग अब छोटे साइज में हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ लंग रिड्यूस हो गया। जब वॉल्यूम ऑफ लंग रिड्यूस होगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, और अब जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हवाएं जो अंदर थीं वह बाहर में कम प्रेशर है तो हवा अंदर से बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। अगेन हम कहेंगे ये जो इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम है वो इनवॉल्यूंटरी, इस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स रिकैपिचुलेट इन इंग्लिश।
We are going to explain the second step, that is exhalation. How? I'm truly saying that these two muscles are responsible for inhalation as well as exhalation. I explained what is intercostal and what is diaphragm. Now see, prior to this one, I have drawn another picture in which the lungs was shown bigger, larger in size. Now here what happened? Here these intercostal muscles now got relaxed. Previously it was contracted, now it is relaxed. Now the diaphragm, see about diaphragm previously it was, I made it straight, and here now it is curved. That means it is considered as the relaxed position of the diaphragm. Now after some time of inhalation, the intercostal muscle start to relax and diaphragm again start to relax. Both the relaxation of intercostal muscle and the diaphragm will result the decrement in the volume of the lungs. Here you can see the size of the lung. Previously it was larger, now it is smaller. So volume of the lung decreases, as well as the volume of the lung will decrease, the pressure inside the lung will get increased. And now the pressure inside the lung is greater than the pressure outside, that is atmospheric pressure. So ultimately the air will move from higher pressure to lower pressure. So the air inside the lung will be released through the same path, that is trachea, pharynx, larynx, and then nasal cavity and nose. So now inhalation and exhalation we complete. Now in the next video I will welcome you for the next process, hormonal control of breathing mechanism. Then second I will make the video for the different types of respiration. Thank you.